स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पूरे फिजिक्स का रिवीजन करेंगे जो कि क्लास 10th का है। आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत मायने करता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पे पूरे फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, तो आगे मैं यहाँ पर आप लोगों को केमिस्ट्री का भी रिवीजन करवाने वाला हूँ, बायोलॉजी का भी रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है, ठीक है। सारे यहाँ पे पूरा का पूरा फिजिक्स लिया गया है, इसमें कोई भी कटौती नहीं की गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है प्रश्न, ठीक, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए, बोला है आप लोगों से कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को पूरे 80 प्रश्न मिलेंगे इस बार, ठीक है, जिसमें से 40 प्रश्न आप लोग को करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड बोला है आप लोगों से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना, वो हमेशा काल्पनिक होता है, क्योंकि वो क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे बोला है आप लोगों से, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपको प्राप्त करना है ना, तो वो अवतल दर्पण द्वारा ही प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न यहाँ पे देखिए, बोला है आप लोगों से उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है ना, उत्तल दर्पण इस तरह का होता है, याद रखिएगा। और इधर तरफ से रंजित भाग होता है, इस तरफ से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा जो होता है ना, सीधा होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, हमेशा सीधा वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे यानी कि क बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये जितना भी इसमें फिजिक्स जितना भी दिया गया है उससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा आप लोग का, ठीक है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी इसी तरह से करेंगे और बायोलॉजी का भी इसी तरह से करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। पूछा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो आप लोग जानते हैं F बराबर R/2 होता है, नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला गया है आप लोगों से दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो हमेशा याद रखिए, दाढ़ी बनाने में हमारा अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पूछा यहाँ पर है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है। आज का जो मैं वीडियो करवाया था आप लोगों को 40 प्रश्न सुबह सुबह, ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह का प्रश्न, यही प्रश्न था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र और किसके बीच, फोकस के बीच होना चाहिए। मतलब ये कि यहाँ देखिए, ये अगर मान लीजिए अवतल है तो इसमें ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। फोकस के अंदर होना चाहिए, फोकस के, अगर ये फोकस है तो इसके अंदर होगा तभी तो पीछे प्रतिबिंब बनेगा ना। इसका बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अब ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और 8वां प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला है आप लोगों से कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है। तो अभी अभी मैं आप लोगों को बताया कि वो जो होता है ना, ध्रुव और किसके बीच, दर्पण के मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप लोग। बोला यहाँ पर है प्रश्न कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है। ये भी प्रश्न आप लोग का सवेर में हुआ है, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या बोला है, आवर्धन ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब समझ रहे हैं, निगेटिव, ठीक है। तो जब भी निगेटिव रहेगा ना, ऋणात्मक होगा ना, तो हमेशा क्या बनेगा, वो उल्टा बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इस लेसन का ये 10वां प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न आप लोगों से बोला है
किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े, जितनी दूरी पर मन करे खड़े हो, तो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो जब भी सीधा बनेगा तो वो उत्तल और समतल दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला है आप लोगों से। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ देखिए लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु के आपतन कोण समान है। ठीक है, तो पूछा है आपसे कांच में अपवर्तन कोण R1 R2 क्या होता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा पीछे में बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। बोला यहाँ पर है प्रश्न की निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा, मिट्टी नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पे, और बोला यहाँ पर है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु में होगी। ठीक है, निर्वात में होगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ख बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा ना, एक मिनट, कांच में, वायु में, शून्य में, निर्वात में बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही होगा आप लोग का। ठीक है, यहाँ पे ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ख सही नहीं होगा, वायु में नहीं होगा, वायु में ध्वनि ऊनी चलती है। ठीक है, निर्वात में आप लोग जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर देखिए आप लोग, बोला यहाँ पर प्रश्न क्या है समझिएगा। चलिए प्रश्न बोला है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I डज नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो इसको याद रखिएगा, R जो होता है ना बड़ा होता है किससे, I से। ठीक है, जब ये 0 डिग्री नहीं हो तब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोला है आप लोगों से किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू है। ठीक है, स्नेल का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो वही प्रश्न यहाँ पर साइन I बटे साइन R हो जाता है, नहीं ये स्थिरांक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोला है आप लोगों से अवतल लेंस में आवर्धन m होता है। ठीक है, तो आवर्धन बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बात क्या है अवतल लेंस की, बात समझ में आ रहा है ना, लेंस की बात क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे V/U हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे आवर्धन बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, और ऐसे ही प्रश्न वहाँ भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी संकोच करने की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग डरिए मत, ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए कि पूछा है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, 0.0 है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वह कितनी फोकस दूरी का उत्तल होगा या अवतल होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये माइनस है ना लगा हुआ, तो ये अवतल होगा। ठीक है, और बात करें अगर अवतल देखिए यहाँ पर इसमें है और इसमें है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे ना -2 है ना, तो 2 लिख लेंगे और 100 में भाग लगा देंगे। ठीक है, 2 से कटेगा कितना बार में, 50 बार में। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा घ बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोला है प्रश्न कि एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 20, लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए फिर से मैं वही बताऊंगा आप लोग को कि 100 में आप लोग को 20 से भाग देना है, उत्तल है तो प्लस होगा, 20 पंचे 100 प्लस 5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। बोला है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किस में, देखिए ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे घ बिल्कुल सही हो जाएगा। P बराबर क्या होता है ना, P बराबर हो जाता है 1/f। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला है आप लोगों से किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो ध्यान रखिएगा फोकस की अगर दुगुनी दूरी पर रखा जाए ना, फोकस की दुगुनी दूरी पर रखा जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा पूरा यहाँ पे पूरा सेम टू सेम प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं उत्तल दर्पण बना ले, उत्तल लेंस है ना, लेंस बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये होता है F1 और एक होता है F2, नहीं फोकस की दुगुनी दूरी, और यहाँ पर रखेंगे तो वस्तु का यहाँ पे सीधा होगा, तो वस्तु का यहाँ पे सेम प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और वो भी फोकस की दुगुनी दूरी पर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन का प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है, उत्तल लेंस द्वारा। देख लीजिए यहाँ पे, और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, बात समझ में आ रहा है ना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच में होना चाहिए कहीं भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर
मानव नेत्र, वायुमंडल अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि आकाश का नीला रंग होने की घटना जो है ना वो किसका परिणाम है। बताना है आप लोग को आकाश का जो नीला रंग होता है वो घटना जो होता है वो किसका परिणाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ख बिल्कुल सही, प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें उसका रंग जो है कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकीर्णन के बाद ही वो परावर्तन होता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं परावर्तन, तो वो हम बता दें प्रकीर्णन के बाद ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है आप लोगों से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो हमेशा याद रखिए दर्पण का कभी नहीं होगा, लेंस का होगा। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूरी करते रहिए। यहाँ पर बोला यहाँ पर मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जानते हैं आप लोग उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बोला है आप लोगों से निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस को व्यवहार में लाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष निकट लिखल है 3 अक्षर, तो अवतल हो जाएगा इसका सही आंसर बड़ा वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दूर दृष्टि रहता तो यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोला है समझिएगा। बोला है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है। तो मानव नेत्र का जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टिपटल यानी कि रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। ठीक है, और यही सब प्रश्न वहाँ पूछे जा रहे हैं और जाएंगे भी। बोला यहाँ पर सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है। 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ग। आप लोग को ये भी कमेंट करके बताना है कि आप इसमें से कितने का आंसर जानते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर पूछा है स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। आज मैं ये प्रश्न करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आप लोगों से पूछा क्या है कि मानव नेत्र जो होता है उसमें अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर जाता है। ऐसा कर पाना किसके कारण होता है। तो समंजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, और बोला यहाँ पर है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए हमारे आंख जो होता है ना वो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है तो इसमें वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा और छोटा बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बड़ा नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से, 1 मिनट, ये रहा। बोला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस का जब भी फोकस दूरी आपका कम जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा। दृष्टि दोष हमारा क्या होगा, ये पूछा आप लोगों से, निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर नंबर ख बिल्कुल सही होगा आप लोग का। ठीक है, अगर यहाँ पे निकट दृष्टि दोष मान लीजिए कि पूछता निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो क्या बताते हैं, बिल्कुल सही अवतल लेंस का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर आप लोगों से पूछा गया श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन होता है। देखिए सबसे कम विचलन की बात क्या है, आप लोग गलती से मत मार दीजिएगा, क्या बैगनी, यहाँ पे आंसर होगा लाल। जो कम विचलन होता है, सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोला है 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसका नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए जब भी निकट को नहीं देखेगा तो दूर को तो देखेगा ना, तो दूर दृष्टि दोष इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, क बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। बोला है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो देखिए दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, इसीलिए इसे खतरे का सिग्नल में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और ये लास्ट क्वेश्चन है किस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, बोला है यहाँ पर क्वेश्चन की अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। ठीक है, तो ये पक्षावी जो मांसपेशी है ना हमारा आँख के अंदर, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। विदाउट करंट कुछ नहीं होता आजकल, तो इसी पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है आप लोगों से, समझिएगा। विद्युत धारा
बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, आप लोग ये बात जानते हैं। बोला यहाँ पर है किसी वाल्व से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट की बात क्या है, 120 कूलम की बात क्या है, और धारा आपसे पूछा है, ठीक है। तो 120 हो जाएगा, और 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, तो 60 से हम लोग भाग दे देंगे, 60 दूनी 120, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जान गए हैं, बिल्कुल ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोग का ध्यान तो यहाँ पर है ना, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान जमाए रखिए, क्वेश्चन को बनाए रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है सेकेंड नंबर की, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में इसमें से देखने पर धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ये बताना है, ठीक है। तो कुंडली में नहीं होता है, ठीक है, कुंडली में धन और ऋण नहीं होता है, बाद बाकी एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, और विद्युत सेल में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर, बिल्कुल आसान सा प्रश्न और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। पूछा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक सब लोग जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोला है आप लोगों से परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, देखिए विद्युत धारा की माप करना है परिपथ में, ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम गैल्वेनोमीटर से भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ख होगा, ठीक है, ए मीटर से हम लोग उसका जांच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और पूछा यहाँ पर है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति जानते हैं, पावर, पावर जानते हैं आप लोग, वाट, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। बोला यहाँ पर है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा समझ रहे हैं ना, 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, उसमें कितना जूल होता है ये बताना है, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से, पूछा है आप लोगों से कि जूल बाई कुलॉम किसके बराबर होता है, तो आप लोग को आज भी करवाया है मैंने, बोल्ट, बोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बाई कुलॉम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोला है आप लोगों से समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से बोला गया है कि एक विद्युत हीटर में टर्मिनल के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर रहने पर 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेने पर विद्युत हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। आज भी ये प्रश्न करवाया हूँ मैं आप लोगों से, 4 से 60 को हम लोग काट देंगे तो 15 ओम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और बोला यहाँ पर है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, सही आंसर हो जाएगा आवेश का, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, एम्पियर घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख बिल्कुल सही होगा, ठीक है, आवेश नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और बोला यहाँ पर क्या है समझिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कराने पर फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, तो 2 से इसको काट लीजिए, कितना बार में कटेगा, 110 बार में कटेगा, तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, पूछा आप लोगों से निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो आप लोगों को पीछे भी बताया गया है, आज भी मैं बता देता हूँ, ये तीनों का तीनों जो है करता है, कौन कौन, क, ग और घ, लेकिन कौन नहीं करता है, 1 मिनट, क, ख, ख नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं करता है ना लिखा हुआ, तो आई आर स्क्वायर नहीं करेगा, ठीक है, आई स्क्वायर आर करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ये नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न 13 नंबर यहाँ पर बोला है आप लोगों से, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटकर पार्श्व क्रम में, देखिए पार्श्व क्रम मतलब होता है समांतर क्रम, आप लोग जानते हैं इस बात को, क्या होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2, ये तो जानते हैं ना आप लोग, 1/r3 यही सब होता है, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से बढ़ता है। यहाँ पर बोला है 5 बराबर भागों में काट लेना है, ठीक है, और पार्श्व क्रम में संयोजित कर देना है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर 1/5 फिर 1/5 फिर 1/5 इस तरह से करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पार्श्व क्रम यही होता है ना, ठीक है। 5 5 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, ऊपर भी 5 5 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी 1 1 1 जोड़ेंगे 5 बार तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना, ठीक है। तो बोला क्या यहाँ पर है कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और 5 बराबर भाग में न काटे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 5 इसका सही आंसर हो जाएगा 5 × 25, 5 ओम के
यहाँ पर देखिए 5 बराबर भागों में काटकर पार्श्व क्रम में संयोजित किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगर बोलता है कि श्रेणी क्रम में, तो 1/5 इसका सही आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बोला है आप लोगों से कि दिए गए प्रतिरोधों के संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध बताइए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये पार्श्व क्रम में, ये भी क्या है, पार्श्व क्रम में है, और दोनों है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध कैसे निकालेगा आप लोग जानते हैं। ये यहाँ पे 1 ओम और फिर 1 ओम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि 1/1 लिखते हैं हम लोग ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा, और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 मिनट देख लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए 1/1 + 1 यही आएगा ना, यही आएगा, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पर है पार्श्व क्रम, तो यहाँ आ गया ये 2, बात समझ में आ रहा है, और ये भी आ जाएगा 2, लेकिन इसको पार्श्व क्रम है तो 1/r, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2, 1/2 1/2, आधा प्लस आधा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बोला यहाँ पर क्या है समझिए, बोला यहाँ पर है ए और बी दो प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए पार्श्व क्रम में जब भी जुड़ा रहेगा ना, जब भी जुड़ा रहे, दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी जुड़ा रहे तो ए और बी दोनों से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बोला यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए, 2 3 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर की तरफ। बोला है आप लोगों से इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बोला क्या है प्रश्न देख लीजिए, और 19 नंबर प्रश्न इसका लास्ट है, ठीक है। तो हम लोग दोनों प्रश्न को करेंगे, उसके बाद चुंबकीय प्रभाव को भी देखेंगे। इसी चैप्टर में पूरा फिजिक्स करवाऊंगा मैं आप लोग को इसी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 18 कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश, कितना कूलम, 2 कूलम आवेश में कितना जूल काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है आप लोगों की, दोनों का गुणा कर देना है, 12 दूनी 24 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का यहाँ पे पूछा है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, बिल्कुल सही आंसर है टंगस्टन का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो प्रश्न को देखिए यहाँ पर पूछा है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में किधर होती है, ठीक है, कितनी बार बदलती है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो 2 बार बदलती है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, वो कौन सा है, ठीक है। एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर जो है ना, वो सर्पी वलय, सर्पी वलय इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, घ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्पी वलय के कारण ये डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और बोला ये प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो होती है ना, वो कब होती है, ठीक है। ऐसा आपका यहाँ पे ऑप्शन है, पढ़ लीजिए अच्छे से, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण उसमें विद्युत धारा, यानी कि चुंबकीय प्रभाव के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। और बोला है आप लोगों से चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात करते हैं वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बोला यहाँ पर है, देख लीजिए 5 नंबर को यहाँ पे कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाता है, शून्य, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ख नंबर यहाँ पे शून्य हो जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पे कि हमारे घरों में जो है ना विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए प्रत्यावर्ती धारा का 220 वोल्ट हम लोग उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आज मैं ऐसा प्रश्न करवाया हूँ आप लोग को सवेर में, ठीक है। और ये पूरे चैप्टर का है, आप लोग समझ रहे हैं ना, चैप्टर इसी सब चैप्टर में से लिए जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर क यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे पूछा है आप लोगों से, वास्तव में विद्युत जनित डायनमो जो होता है ना, वो क्या करता है, तो वो ऊर्जा का कन्वर्टर है, ठीक है। किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में, तो जनित्र जो होता है वो होता है मैकेनिकल ऊर्जा को हम लोग इसको कर देते हैं हम लोग किस में, करंट ऊर्जा में, ठीक है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे पूछा है आप लोगों से, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर यानी कि जनित्र, ऑप्शन नंबर
क बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? अभी मैं आप लोग को बताया है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल सही होगा। चलते हैं लास्ट चैप्टर और ऊर्जा का स्रोत पढ़ते हैं। और इस तरह से आप लोग का देखिए यहाँ पे आधा घंटा भी नहीं हुआ है, 25 मिनट हुए हैं और आप लोग का इतना चैप्टर हो गया है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत में हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि निम्नांकित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नहीं बोला है, नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। लकड़ी देखिए जैव मात्रा का उदाहरण गोबर गैस जैव मात्रा, और जैव मात्रा कोयला तो होता ही है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या करते हैं हम लोग, किसका उपयोग करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूरेनियम 238 का उपयोग करते हैं, 238 का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये भारी नाभिक होता है, इस पर न्यूट्रॉन का हम लोग बमबारी करवाते हैं और उससे ऊर्जा मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है ऊर्जा के जितने स्रोत है उसमें अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करता है। निम्नांकित में ऊर्जा का स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से नहीं प्राप्त होता वो कौन सा है इसमें? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि यूरेनियम से जो प्राप्त होता है उस ऊर्जा में हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा बोला है आप लोगों से ऊर्जा का उत्तम ऊर्जा का स्रोत है ना वो कौन सा है? ठीक है, आप लोगों से ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? जो सुलभता से प्राप्त हो ये भी होगा, जो प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे ये भी होगा, जिसका भंडारण और परिवहन सस्ता हो, यानी कि जय माता दी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर लास्ट होगा। जोर से बोल दो जय माता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोला यहाँ पर है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा का योगदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अपरक्त किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसका लास्ट क्वेश्चन 8वां होगा। ठीक है, ये है 7वां प्रश्न। बोला यहाँ पर सौर पैनल का निर्माण होता है किसके लिए? सौर सेलों के संयोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग, सॉरी 2 प्रश्न है यहाँ पे 7 और 8। यहाँ पे बोला है आप लोगों से प्रकृति गैस ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ठीक है, प्रकृति गैस ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन 8वां बोला है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग कब नहीं कर सकते, ये बताइए। तो मैं आप लोग को बताया था आज, क्या बताया था? बादल वाले दिनों में नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और 2 प्रश्न जिसका जवाब आप लोग को देना है वो रहा ये। 9वां प्रश्न पूछा है पवन चक्की में किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है? ऑप्शन देख लीजिए, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। और लास्ट प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। बोला यहाँ पर है नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है इसमें से कौन सा? ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसका आंसर जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी लोग इसको शेयर करना ना भूले। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो, हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।